आर्टिकल नंबर 240, यहाँ से पता लग गया होगा आपको, अभी चंडीगढ़ से रिलेटेड ही ये आर्टिकल है। चंडीगढ़ जो कि कैपिटल भी है दो स्टेट्स की, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की जब भी बात आएगी तो एक कमीशन भी आपको ध्यान में आया होगा, शाह कमीशन। कौन से ईयर में आया था? 1966। तो 1947 के बाद एक और प्रॉब्लम आ रखी थी अपने को कि पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स तो बना दी, अब बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, तो हमने सोचा कि वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होने चाहिए, उस बेसिस पे हम स्टेट्स को बनाएंगे। तो फिर लिंग्विस्टिक पहला कमीशन आया था, पहला कमीशन एस के धर कमीशन, जिसमें बोला गया था कि लैंग्वेज को आप बेस नहीं बना सकते स्टेट की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद कौन सा आया था? जेवीपी कमीशन। ये क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी से कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो वो भी लेके आते हैं अपनी गाइडलाइंस, और उसमें भी क्या बोल दिया गया कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को नहीं बना सकते। पर फिर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, श्री रामलू जी थे, जिसको पोटी श्री रामलू भी बोलते हैं, उन्होंने करा हंगर स्ट्राइक कि जो आंध्र प्रदेश है लैंग्वेज के बेसिस पे इसको सेपरेट करो, और वो हंगर स्ट्राइक के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। और जब जैसे ही डेथ हुई तो लोगों के बीच में प्रोटेस्ट इमर्ज कर जाता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे बोल दिया कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं। और उस टाइम पे फैजल थे, फैजल बोलते हैं कि फजल थे, फजल बोलते हैं कि ठीक है बना लो लैंग्वेज के बेसिस पे। उन्होंने बोला कुछ अमेंडमेंट तो करी नहीं आपने, कुछ लेके तो आओ, गाइडलाइंस तो लेके आओ। फिर जाके 1956 में आप देखते हो फजल कमीशन आता है, और जिसके अंदर सारी गाइडलाइंस लिखी थी कि स्टेट्स को अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे बनाओगे तो आपकी स्टेट के अंदर अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का पर्सन भी आता है, आपने इक्वली उसको रिस्पेक्ट करना है, लैंग्वेज के बेसिस पे उनके साथ कोई ऐसे हेट्रेड नहीं पाल के चलना है। दूसरा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ठीक रहना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, और वो जो इंटीग्रिटी इक्वालिटी के ऊपर फोकस करा जाता है उन वैल्यूज को भी आपने इंश्योर करना है। अब टाइम बीतता गया, तो 1 को बड़ी सारी स्टेट्स थी ऐसी जिनको डायरेक्टली बना दिया गया था। ऑन एन एवरेज 14 स्टेट्स थी और 6 यूटीज थी जो इनिशियली बनाई गई। उसके बाद 1966 का टाइम पीरियड आता है जहां पे लैंग्वेज भी था एक बैरियर, और दूसरा क्या था? जोग्राफिकल। तो ये पहले पैप्सू सुना है सभी ने, पैप्सू के बारे में? फुल फॉर्म, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, स्टेट यूनियन, ठीक है जी। दूसरा आ गया जोग्राफिकल। तो आज के टाइम पे जो आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ वाला एरिया देखते हो, उसको एक ही टर्म यूज करी जाती थी, पेप्सू। हिमाचल वाले बाकी अपनी हिस्ट्री में देखेंगे, वहां पे और भी बड़ी सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती थी, मैं आज के टाइम से बोल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे दो स्टेट्स निकल के आती हैं, कौन कौन सी थी? पंजाब थी और दूसरी हरियाणा थी। यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग आगे, इस तरफ हिंदी स्पीकिंग आगे, और दूसरी तरफ जोग्राफिकल बेसिस पे हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हो जाती है, जहां पे आपको सारा हिली टेरेन मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी जो कॉन्फ्लिक्टेड रहेगी थी, उसको बोल दिया यूटी ऑफ चंडीगढ़। अब ये चंडीगढ़ यहाँ पे बन चुका है। अभी जो चंडीगढ़ था ये सेंटर के अंडर आ रहा था, ठीक है। 1984 तक ऐसे ही चलता गया। तो 1966 से 1984 तक टाइम पीरियड ध्यान में रख लो। 1984 के बाद जो पंजाब के गवर्नर हैं वो उसको लीड करने लगे, मतलब उनका जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है वो रोल एक्टिव हो जाते हैं। इवन अभी कटारिया जी हैं तो वही लीड कर रहे थे। तो मतलब चीफ कमिश्नर पहले थे, उसके बाद पंजाब गवर्नर यहाँ पे मेन लीड करते हैं। कहीं ना कहीं जो पैसे का डिवीजन है वो भी तो डिवाइड करेगा, रेशो वही 60:40। अभी बोला जाता है ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंटर के अंडर ले आओ, क्यों? क्योंकि सेंटर बोलते हैं हम फिर ठीक ठाक पैसा भेजेंगे, पूरा सेंटर के अंडर जब आ जाता है। वैसे देखा भी गया है, अगर मैं सपोर्ट नहीं कर रही, अगेन कोई ऐसे ऑफेंड मत होना, जब सेंटर के अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं वो एक्चुअल में बहुत सारा पैसा भेजते हैं। सेंटर आ गई एक ही जगह पे, मतलब दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट सारी वेरी करती है, कल को पॉलिटिकल पार्टी वहां पे चेंज कर जाएगी, पर अगर सेंटर ही होएगी तो अगर पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में भी चेंज हो रही है तो उनको पैसा लगाना ही पड़ता है। हिमाचल में भी अब आप नोटिस करते हो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आई थिंक कौन सी लोकेशन, धर्मशाला, मतलब हाँ लोकेशन प्रॉपर पता नहीं कौन सी है, बट वहां पे क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर बाकियों के साथ आप कंपेयर करोगे वो ज्यादा बेटर है। बच्चों को पीएचडी करने के लिए किसी को हिमाचल से करनी हो तो वो वाली लोकेशन ही प्रेफर करी जाती है, क्योंकि अगेन सेंटर के अंडर आती है। सेम यहाँ पे भी इशू उठा आर्टिकल नंबर 240 से रिलेटेड कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब या फिर हरियाणा के कंट्रोल में ना रख के उसको हम किसकी स्क्रूटिनी में लेके आ रहे हैं? सेंटर की स्क्रूटिनी में, मतलब आर्टिकल नंबर 240। जैसे बाकी आपकी यूटीज हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ गए, देन आपका लक्षद्वीप आ गया, दादर एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, पुडुचेरी आएगा? नहीं आएगा, उनका अपना लेजिस्लेचर है, वो आर्टिकल 240 में नहीं आएगा। दिल्ली आएगा? नहीं, स्टेट उनका भी अपना लेजिस्लेचर है।
JNK आएगा, वो भी नहीं आएगा, उनका भी अपना लेजिस्लेचर है, तो उन तीनों को साइड में कर दो। बाकी की जो आपके यूटीज बचे वो सारे आपको आर्टिकल नंबर 240 में मिलेंगे। चंडीगढ़ यहाँ से एक्सेप्टेड था, रीजन बिहाइंड वहां पे पंजाब का मेन कंट्रोल था, तभी इतना ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि सेंटर अपनी ऑटोनॉमी लीड करने की शायद ट्राई कर रहा है, तभी पंजाब वालों के एंड से एक प्रोटेस्ट भी यहाँ पे इमर्ज हुआ। अब इसको पहले स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो एक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 130 नंबर पे कौन सा किया था? मिनिस्टर्स वाला, जिसमें पीएम सीएम जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनको रिमूव करा जा सकता है अगर डिटेंशन या फिर अरेस्ट होती है। अब आते हैं 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, पास नहीं हुआ है अभी, इसी वजह से क्या लिख रहे हैं इसको भी बिल ही लिखेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन से वाला नंबर आएगा इसका? 131st है। और कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल नंबर 240। डिमांड क्या है कि सेंटर के अंडर अब चंडीगढ़ आएगा, यानी कि यूटी ऑफ चंडीगढ़ सेंटर देखेगी, तो सारा फंड भी 100% फंडिंग कहां से रहेगी फिर? फ्रॉम सेंटर। अब इसके अंदर और क्या क्या प्रोविजंस है वो आपने थोड़ी सी ध्यान में रखने हैं। मतलब जो हेड है हमारी कंट्री के, कौन आगे? प्रेसिडेंट। देखो काम तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, पर सिग्नेचर वाला जो काम रहता है वो प्रेसिडेंट का रहता है, दिखाने के लिए तो हेड भी है, बाकी पॉलिटिकल पावर्स ही वहां पे काम कर रही होती हैं। तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली रेगुलेशन बनाएंगे चंडीगढ़ की, अगर ये अंडर आर्टिकल नंबर 240 आ जाता है तो, क्योंकि फिर सेंटर का ही पूरा रूल चलेगा। उसके बाद मेन एम क्या है? तो हम चाहते हैं कि लॉ मेकिंग प्रोसेस यूटी ऑफ चंडीगढ़ के अंदर और ज्यादा इंप्रूव हो सके, मतलब गवर्नेंस ओरिएंटेड आपका ये सारा आर्टिकल रहेगा, यूनिफॉर्मिटी आ सके, जैसे बाकी यूटीज हैं जिनके अंदर लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आ गया, लक्षद्वीप आ गया, दादर एंड नगर हवेली आ गया, फिर दमन एंड दीव आ गया, तो उन सारी यूटीज के साथ इसको कंपेयर कर दिया गया, एक्सेप्ट वो वाली साइड में कर दी जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, क्योंकि उनका अपना अपना लेजिस्लेचर है। चलिए जी, नेक्स्ट इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लो। नंबर 1 आर्टिकल नंबर 240 आपका यूटीज को लेके है, जहां पे प्रेसिडेंट की डायरेक्ट रेगुलेशन रहती है कि वही काम धाम लॉ मेकिंग प्रोसेस वही देखेंगे। स्कोप ऑफ अथॉरिटी, किसका कंट्रोल आएगा डायरेक्टली? तो सेंटर का कंट्रोल आएगा। उसके बाद एप्लीकेबल टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? तो इनको याद रखना, कौन कौन सी यूटीज अंडर आर्टिकल 240 के अंदर आती है। तो अंडमान एंड निकोबार, रटगी ना ये वाली। देन लक्षद्वीप आ गया, दोनों साइड में है, ये देख लो, यहाँ पे इंडिया, लक्षद्वीप वाला पार्ट, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला पार्ट, दोनों इसके अंडर है। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली वाला पार्ट आ गया, एंड दमन एंड दीव आ गया। इसके बाद किसकी एडिशन को बोला गया है? तो चंडीगढ़ की एडिशन को बोला, ये आर्टिकल नंबर 240 है। कौन रेगुलेशन बनाएगा? सेंटर। कौन कौन सी यूटीज इन्वॉल्व है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये तो लर्न ही कर लेनी है, सवाल बनेगा इसके ऊपर, डेफिनेट सा क्वेश्चन है। उसके बाद कौन कौन एक्सक्लूडेड है? अब देखो यहाँ पे दिल्ली एंड पुडुचेरी लिखा जाता है, ऑल्दो JNK भी है क्योंकि उनका भी लेजिस्लेचर है, तो इनको यहाँ पे, इनके पास अपना अपना लेजिस्लेचर है, तो इनको इस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता। इम्प्लीकेशन फॉर चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ अभी के लिए कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। इवन अगर सेंटर के अंडर कंट्रोल आ जाता है तो क्या कैपिटल रहेगी? हाँ जी, कैपिटल रहेगी, तब भी उस टाइम पे भी रहेगी। और चंडीगढ़ जो है इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा कि इनकी जो डिपेंडेंसी है पंजाब और हरियाणा के ऊपर रेगुलेशन को लेके, लॉ मेकिंग प्रोसेस को लेके, वो रिमूव कर देंगे, फिर सेंटर ही देखेगा लॉ मेकिंग भी, रेगुलेशन भी, सारे गवर्नेंस ओरिएंटेड काम कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। एंड फेडरल सिग्निफिकेंस, अगर फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो पंजाब ने भी रेस करा कि आप तो फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हो, कुजाए फेडरल है बेशक, जो मेन हैंड है, इवन जो PU यूनिवर्सिटी है आपकी, वहां पे भी जो 60% फंडिंग आती है वो सेंटर से रहती है, पर बाकी स्टेट्स की रहती है। और सोचो अगर फंड्स मीटअप ना हो पाए तो फिर क्या होता है? कोर्सेज की फी पड़ जाती है, फिर आपसे वो पैसा मांग लेंगे कि आइए एडमिशन लीजिए, पर पिछली बार जो फीस थी वो 20,000 थी, इस बार 50,000 हो रखी है, तो फंड्स भी एलोकेट मीटअप करने पड़ते हैं, तो सेंटर और स्टेट में ये इशू रहता है। यहाँ से भी आपको एक और चीज क्लियर होगी कि वो जो 130 नंबर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें रिमूवल की बात करी गई है, पॉलिटिकल डायलेमा, मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी आपके फेवर की नहीं होती तो प्रेशर कई बार बनाया जाता है, तो वो इस वजह से भी पास नहीं होएगा, जो उसके पीछे के रीजन है। एनीवेज 131 पे चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया? नंबर 1, सेंट्रलाइजेशन करने की ट्राई करी जा रही है, सेंटर का स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो सेंटर का ही होना चाहिए। किससे पिक किया था? कनाडा से पिक करा था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, बाकी स्टेट्स के पास भी पावर रहेगी। देन उसके बाद जो इन्फ्लुएंस था स्टेट्स का यूटीज के ऊपर, उसको रिड्यूस करने की ट्राई करी जा रही है, इसी के बेसिस पे ये प्रोटेस्ट भी हुआ था। देन प्रैक्टिकल इंपैक्ट अगर देखोगे तो गवर्नेंस, वही सारी चीजें, लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेशन, वो इजी हो जाएगा यूटी ऑफ चंडीगढ़ के विद रिस्पेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे क्योंकि अब सेंटर ही देखेगा, तो इस पर्पज से ये लेके आए 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बाकी चंडीगढ़ आ जाएगा इन सारी यूटीज के साथ जो मैंने आपको बताया।
अपॉइंटमेंट जो होगी वो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पे अलाउ कर दी जाएगी। वो आपके पहले पंजाब के गवर्नर थे, शायद दोबारा से चीफ कमिश्नर की ही बात करी जाएगी। चीफ कमिश्नर के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं होता। यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स भी आ जाते हैं कई बार जिनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है। कोई टाइमलाइन नहीं मेंशन है कि कितनी एज पे जाके, पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये वर्ड यूज करा जाता है। एंड रिड्यूसेस पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। ऑब्वियस ही बात है, जब सेंटर के अंडर आएगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पंजाब का रोल है वो यहाँ से पहले तो थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होगा, बाद में रिमूव ही हो जाएगा। हिस्ट्री देखोगे तो प्लान्ड विजन था जवाहरलाल नेहरू जी का। अब देखो उस टाइम पे 1947 की बात चल रही है, पार्टीशन चल रखी है, इधर पंजाब का कुछ पार्ट आपका पाकिस्तान में चला जाता है, जिसे वेस्ट पंजाब बोल रहे थे उस टाइम पे, जो पाकिस्तान के अंडर गया हुआ है। अब कुछ रिफ्यूजीज थे जो इंडिया आ जाते हैं, जिनको वहां पे नहीं ठीक लगा, तो उनको कौन से एरिया में एलोकेट कर दिया गया था, जगह जगह वगैरह, तो वो चंडीगढ़ वाला ही एरिया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि मॉडर्न इंडिया के लिए एक बहुत स्टील फाउंडेशन की तरह ये फ्रेमवर्क बनेगा। बाद में अर्बनाइजेशन के ऊपर प्लानिंग करी जाती है। एक फ्रेंचमैन थे ले कॉर्ब्यूसर, तो ये फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन करा था। ये जो रोड्स आप देखते हो आज के टाइम पे, यहाँ पे चौक बने होते हैं बीच में, वैसे तो ये आईवीसी के टाइम पे भी बने थे। पढ़ते हो ना वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रिड पैटर्न्स बने थे, 90 डिग्री के ऊपर सारी सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करा करती थी। बट खैर, फिर मेडिवल इंडिया आप पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हो, 1947 में जब जाके हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो अचानक से एक फ्रेंचमैन आते हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता था एक टाइम पे, वो दोबारा से यहाँ पे चंडीगढ़ वाले एरिया के लिए फ्रेमवर्क बनाते हैं। गवर्नर तो आगे स्टेट्स के विद रिस्पेक्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पेसिफिक टू यूटी, बस पोजीशन का फर्क है कि कहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, काम तो उनका ही रहता है, गवर्नर भी सेंटर के अंडर काम करता है, एलजी भी सेंटर के अंडर काम करता है। यहाँ पे स्टेट और यूटी का डिफरेंस आ जाता है। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है इनको। यहाँ पे पंजाब के जो गवर्नर अभी काम कर रहे हैं ना, बाद में साइडलाइन कर दिया जाएगा, और इंडिपेंडेंट बॉडी जो होगी वो सेंटर चूज करके भेजेंगे। मतलब पंजाब का डायरेक्ट रोल नहीं आएगा फिर चंडीगढ़ के अंदर। अभी गवर्नर है ना, जैसे कटारिया है यहाँ के, तो उनकी मेन रूलिंग चलती है। मतलब जब भी लॉ फ्रेमिंग वगैरह करी जाती है वो वहां पे बैठे होते हैं। यहाँ पे बोल दिया गया कि एक इंडिपेंडेंट जो अथॉरिटी होगी वो सेंटर डिसाइड करेगा, वो बिठाएंगे फिर उनकी रूलिंग नहीं बची। हाँ, यही चीज है, तभी तो प्रोटेस्ट भी हुआ कि आप हमारी ऑटोनॉमी को यहां से कम करने की ट्राई कर रहे हो, सेंट्रलाइजेशन पे आप फोकस कर रहे हो कि सेंटर का मेन से रहेगा। उतना ज्यादा नहीं है जितना पंजाब का है, आते वो भी हैं, ऐसा नहीं है, पर मेन रूलिंग यहाँ पे पंजाब के ही गवर्नर की चल रही है इस टाइम पे। तो उसी चीज को रिमूव करने के लिए प्रोटेस्ट का भी हाफ, और सेंटर का मानना है कि लॉ मेकिंग और रेगुलेशन हमें बेटर करनी है। बिठाया तो है, पर अच्छा रुको रुको, अच्छा सुन लो मेरी बात। देखो ये सारा एरिया मैप पे समझो इसको आराम से। ये दिल्ली वाला पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे साइड में आ गया आपका पंजाब वाला एरिया। अब पंजाब का एक गवर्नर है, गवर्नर का काम क्या होता है, मेनली ब्रिज की तरह एक्ट करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पे आ गई आपकी यूटी ऑफ चंडीगढ़। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन 1984 के बाद से पंजाब के गवर्नर ही जाते हैं। अब गवर्नर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टेट के अंदर क्या चल रहा है वो किसको प्रोवाइड करेंगे, जाके सेंटर को। वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पंजाब। पर जब यूटी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व है। हाँ, अभी यहाँ पे पंजाब के गवर्नर देख रहे हैं, यहाँ पे पंजाब के गवर्नर देख रहे हैं। जो आप बोल रहे हो ना कि ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब की बन रही है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। पॉइंट, ये यूटी की बात चल रही है ना, विच इज आर्टिकल नंबर 240, जहां पे मेजर जो रूलिंग आती है वो पंजाब के गवर्नर की आती है। तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी वही देख रहे हैं, तो ये चीज है प्रॉब्लमेटिक। अब जब आर्टिकल 240 के अंदर चंडीगढ़ को इंक्लूड करा जाएगा तो यहाँ से पंजाब गवर्नर थे जो, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आएगी, चीफ कमिश्नर शायद बिठाएंगे, जो सेंटर ने अपॉइंट करी होगी। हाँ, मतलब फिर पंजाब का कोई रोल नहीं है, फिर हरियाणा का कोई रोल नहीं है, फिर सेंटर के अंडर आ गया वो। फिर सेंटर डिसाइड कर रहा है। अभी पंजाब की एक ऑटोनॉमी बन रखी है। ऐसे थोड़ी होता है कि गवर्नर बड़ा ऐसे साइड में जाके बैठ जाता है कि नहीं मेरा तो ब्रिज का काम है, ऐसे नहीं होता। वो भी इन्वॉल्व रहते हैं प्रॉपर। बिल्स जब आते हैं तो बिल्स के ऊपर भी एक्टिव रोल उनका प्ले होता है। ये यूटी के कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है, वो देख रहे हैं यहाँ पे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, रेगुलेशन है, वो सारी वर्किंग जो आ गई वो ये यूटी के रिस्पेक्ट में बोली। ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप बोल रहे हो ये पंजाब के विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है जो आप बोल रहे हो। तो आर्टिकल 240 आता है तो ये सारा ही प्रोविजन यहाँ से कट गया। ये फिर आएंगे नहीं यहाँ पे, इनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। फिर जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेंटर ने डिसाइड करी, अपॉइंट करी, वो आके यहाँ पे बैठेंगे। मतलब सेंटर रूल करेगा इनडायरेक्टली। क्या करना पड़ेगा? नहीं, फिर तो सेंट्रलाइज ही हो गया ना अगर हो जाता है।
हाँ तो वो तो सेंटर ही करेगी ना फिर डिसाइड कौन बैठेगा। हाँ फिर सेंटर का आ जाएगा मेन हेड। अभी के लिए जो डोमिनेटिंग हैंड है वो पंजाब का ही था यहाँ पे, ठीक है। चलो तो डिसाइड। पॉलिटिकल क्लैशेस, ये वही वाला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है ओवरऑल। पर मैंने आपको पॉजिटिव भी बता दिया, देखा गया है ये मेनली अगर यूटी सेंटर के अंडर आती है तो सेंटर में फिर कोई भी सरकार आए सारी फोकस करती है यूटीज के ऊपर, अनटिल और अनलेस कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो फोकस करती हैं। पर प्रोटेस्ट का रीजन पंजाब का एक मेन हैंड था यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं अचानक से कि नहीं अब सेंट्रलाइजेशन होनी है तो मतलब स्टेट का एक्टिव रोल नहीं बचेगा, तो फिर ये सेंटर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह भी आपने देखे अभी, तो ये इसी चीज को लेके हैं। एक तो यूनिवर्सिटी का सेनेट वो तो था ही, ये एक आर्टिकल नंबर 240 से रिलेटेड 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी आ गया। डन, ठीक है जी, लग गया ना अभी इस चीज का पता ही है कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है। बाकी रिप्लेसमेंट फॉर लाहौर, ये लाहौर वाला मैंने बता दिया, वो रिफ्यूजी जब 1947 के टाइम पे इस तरफ को आते हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, जो वेस्ट पंजाब से आए थे इंडिया वाले पार्ट के अंदर, तो उनके लिए वाला एरिया एलोकेट करा गया था जो आज के टाइम पे चंडीगढ़ है। बाकी साइट सिलेक्शन एंड सिटी की कंस्ट्रक्शन तो 1948 में डिसाइड कर लिया था कि इस एरिया को हम वेल फ्रेम करेंगे। दिल्ली को क्यों नहीं करा, ठीक है वो चीज तो ठीक, ऐसा तो था नहीं कि ये एरिया पूरा ही खाली पड़ा हुआ था। दिल्ली को भी तो वैसे ही अर्बेनाइज कर सकते थे कि प्रॉपर जो फॉरेस्ट का काउंट है वो भी ठीक ठाक रहे आपका। ड्रेनेज सिस्टम चंडीगढ़ में भी अच्छा नहीं है वैसे तो, पर दिल्ली का तो और भी बुरा है। क्या रीजन था? ठीक है हेरिटेज तो है पर डेवलप क्यों नहीं करा जब 1947 के बाद हम इतनी सारी चीजें चेंज। ठीक है देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी दिल्ली की पॉपुलेशन, कितने तो राजा लोग आके वहां पे चले गए, पॉपुलेशन ठीक ठाक थी, गवर्नेंस वहां से चल रही थी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी आज के टाइम पे वो जो स्लम एरियाज हैं तभी रिमूव नहीं कर पाते हैं, इतने सारे लोग वहां पे रहते हैं। पॉपुलेशन एक वन ऑफ द रीजन था कि आप उसको डायरेक्टली डेवलप नहीं कर पाए। इवन आज के टाइम पे भी आप डिमोलिश करने जाते हो, अब क्यों डिमोलिश करना है, जब बना रहे थे उस टाइम पे रोकना होता है। डिमोलिशन बाद में कोई फायदा नहीं होता, आपकी खुद की भी इमेज बिगड़ती है और लोग भी बेघर होते हैं, दोबारा से सरकार के ऊपर बर्डन पड़ता है आके कि अब हमें घर भी दो। चलो फाउंडेशन स्टोन कब लेकर आ गया था, तो 1952, खैर ये तो स्टोरी थी। बाकी ये आ गया वो आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 जिसमें शाह कमीशन आया था और यूटी को डिक्लेयर कर दिया गया था चंडीगढ़। 1966 से 1984 सेंटर के ही अंडर आ रहा था, बाद में कुछ एक्ट्स आते हैं जिसमें फिर एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलती है पंजाब के गवर्नर की। इसी चीज को लेके है मेन कॉन्फ्लिक्ट कि 1984 के बाद तो चलता आ रहा है, जैसे चल रही है चीजें वैसे ही कंटिन्यू होनी चाहिए, इसी चीज को लेके प्रॉब्लम है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो मिनिस्ट्री कौन सी आएगी, होम अफेयर्स आ जाएगी, और सिटी में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो जो भी प्रोसेस वगैरह है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं पंजाब के गवर्नर। तो उसी चीज को रिमूव करने की यहाँ पे बात करी गई है, सेंटर का एक एक्टिव हैंड आएगा। जब सेंट्रलाइजेशन आ गई तो फिर सेंटर ही देखेगी, फिर पंजाब और हरियाणा का कोई एक्टिव रोल नहीं बचता।